हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेक्चर में हम डिराइव करने जा रहे हैं पीवी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है जो काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। और ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको देखें, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे बेस्ड होते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आज हम इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, उसका हम पूरा देखेंगे। वेयर पी इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्रेशर एंड वी इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम। गामा बेसिकली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हमें डिराइव करना है पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा मेन है, मेन मोटिव है जिसको हमें फाइनली अचीव करना है। तो अगर हम देखें, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स को देखा है काफ़ी बार, तो हम अजम्पशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और एक्चुअली में अजम्पशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस के बिहाफ पर ही हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन को डिराइव करते हैं, एक पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखते हैं। बिना अजम्पशंस के अगर हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन को पढ़ते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन को उसकी अजम्पशंस के साथ अच्छे से स्टडी करें। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। तो हम लिख रहे हैं व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द अजम्पशंस that we are going to take while deriving this particular equation, that is pv to the power gamma equals to constant। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि हमें डिराइव करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो अगर हम देखें अजम्पशंस, तो सबसे पहला अजम्पशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हमने जो सिस्टम अज्यूम करा है वो हम अज्यूम करेंगे सिस्टम को एज अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये हमारा पहला अजम्पशन है, आवर सिस्टम इज अज्यूम टू बी अ क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा दूसरा अजम्पशन। तो जो हमारा दूसरा अजम्पशन है वो ये है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको हमने अज्यूम किया है टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये है हमारा दूसरा अजम्पशन कि जो हमारा प्रोसेस है उसको हमने अज्यूम करा है टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अजम्पशन, जो हमारा प्रोसेस हो रहा होगा उसको हम मान के चलेंगे कि वो जो प्रोसेस होगा वो हमारा एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इट विल बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस। जब भी हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमारा इक्वल होता है ज़ीरो के। यानी कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो जो वैल्यू होती है हमारे हीट ट्रांसफ़र की वो इक्वल रहेगी ज़ीरो के। और चौथा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, वो अजम्पशन हमारा है डेट आवर सिस्टम इज़ अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो हम लेके चलते हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, कि हमारा जो सिस्टम होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस। ओके, तो ये तो हो गई हमारी अजम्पशंस की बात। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि एक नॉर्मल कंटेनर है जो कि पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, ये जो कि हमारा ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड का मतलब यही है कि जो वैल्यू होगी हमारे हीट ट्रांसफ़र की वो ज़ीरो होगी, तभी इसके अंदर जो प्रोसेस हो पाएगा इट विल बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक गैस को अज्यूम करा है और वो गैस हमारी क्या है, आइडियल गैस है। तो इसके अंदर हमने एक गैस को अज्यूम करा हुआ है, डेट गैस इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल गैस। तो वो जो गैस हमारी है वो हमारी एक आइडियल गैस इसमें भरी हुई है इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। तो एक छोटा सा इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो हमने बनाया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ओके, तो ये अजम्पशंस हैं, एक बार हम इनको और देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइडियल गैस, ये हमने एक छोटा सा डायग्राम देख लिया।
तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स for a closed system. First law of a thermodynamics for a closed system undergoing a process. Undergoing a process. जैसे कि हम देख चुके हैं अलग अलग फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसी एक फॉर्म में से हम यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए, जो कि एक क्लोज सिस्टम का हमारा एग्जांपल भी है, जो कि एक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होगा। तो सिंपल जो फर्स्ट लॉ कहता है वो हमें यही कहता है दैट हीट ट्रांसफर डेल क्यू माइनस वर्क ट्रांसफर डेल डब्ल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। डेल क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर को, डेल डब्ल्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क ट्रांसफ़र को, और डी ई हमारा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब इसकी बात करें, इसको थोड़ा डिटेल में देखें। एनर्जी इज जनरली रिटन एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा टोटल एनर्जी को लिखने का, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्रोस्कोपिक form of energy, and the value of U that is simply called as the internal energy. So it is basically representing the microscopic form of energy. तो उसको हम लिख सकते हैं कि जो U होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम टोटल एनर्जी को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतने अजम्पशंस हमने लिए हैं, तो इसमें एक और अजम्पशन हम लेके चलते हैं, वो ये है डेट वी अज्यूम डेट जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो हम ट्रीट करके चलते हैं ज़ीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमारा सिस्टम रेस्ट पर है, वो किसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा और ना ही उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइप की अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी के कारण ही होगी। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं डी ई विल बी इक्वल टू डी यू। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डी। अभी हमने देखा कि जो डी ई है उसको हम डी यू लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। ओके, तो ये हमारा एक मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ का, ये थर्मोडायनेमिक्स का फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। अभी हमने देखा कि जो हमारा प्रोसेस है इट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हीट ट्रांसफ़र होगा ज़ीरो। अगर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है तो जो डेल क्यू की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी ज़ीरो के इक्वल। डैट मीन्स देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ना कोई हीट अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, ना कोई हीट बाहर से हमारी अंदर की तरफ एंटर करेगी इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क transfer. Okay, we have already assumed that our system is a closed system, and we already know that generalized equation to write the closed system work. तो एक चीज़ हम ये मान के चलते हैं कि जो वर्क हमारा प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम का वर्क है। दैट मीन्स वर्क ट्रांसफ़र विच एवर इज टेकिंग प्लेस is due to closed system work only. ओके, तो जो भी हमारा वर्क ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो केवल और केवल क्लोज्ड सिस्टम के वर्क के कारण ही हो रहा होगा।
जैसे कि हम जानते हैं वो जो हमारा वर्क ट्रांसफ़र होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल पैडल व्हील वर्क इसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी एक इसका एग्जांपल है। देयर इज़ वर्क इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेचिंग अ फिल्म, तो वो भी अलग अलग तरीके से हमारा वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है। बट वी आर अज्यूमिंग दैट वर्क ट्रांसफ़र इज़ ड्यू टू ओनली क्लोज्ड सिस्टम वर्क, एंड जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर द क्लोज्ड सिस्टम वर्क कैन बी रिटन एज पी डी वी। ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है टू राइट द क्लोज्ड सिस्टम वर्क को। तो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करें, सो वी कैन राइट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to minus of P into dV, where P represent pressure and dV represents change in volume. Okay. अब हम बात करें अपनी चौथी assumption पर, that is our gas is assumed to be an ideal gas and change in internal energy. तो change in internal energy को हम लिख सकते हैं m c v dt. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज एम सी वी डी टी, क्योंकि ये इक्वल होता है द हीट ट्रांसफर विच इज टेकन प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो उसको हम लिख सकते हैं एम सी वी डी टी, वेयर एम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द सिस्टम, सी वी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर द सिस्टम, एंड डी टी रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर डिफरेंस। सो एम सी वी डी टी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ पी इंटू डी वी। ओके, माइनस पी इंटू डी वी। तो अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, जो कि हमने लिखा है, सो दैट पर्टिकुलर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज एम सी वी डी टी। इसको हम तभी लिख सकते हैं जब हमारी गैस एक आइडियल गैस होगी। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। इसके अलावा अगर हमारा सिस्टम कोई दूसरा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अज्यूम सिस्टम टू बी लाइक रियल गैसेस, या अगर हमारा सिस्टम कोई परफेक्ट गैसेस का है या फिर सेमी परफेक्ट गैसेस का है, उस केस में हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज इक्वेशन विच इज़ ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हम देख चुके हैं अपनी पहली इक्वेशन को, that represents m cvdt equals to minus pdv। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं एक दूसरी इक्वेशन को, that is called as the equation of enthalpy। So enthalpy can be written as the sum of internal energy plus PV। This equation is basically used to calculate the value of enthalpy, and that particular equation is a universal equation। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम यूनिवर्सल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। बट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज द यूनिवर्सल इक्वेशन। यूनिवर्सल इक्वेशन का मतलब ही यही है कि ये हमारी एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। चाहे हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो, हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। चाहे हमारा प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो या फिर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगेन बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल इक्वेशन जिसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हमारा सिस्टम एक आइडियल गैस हो, चाहे हमारा सिस्टम कोई रियल गैस हो, उसके बाद भी हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल इक्वेशन दैट कैन बी यूज एवरीवेयर। चाहे ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो। ओके, तो अगर हम देखें इनमें से हमारी एजम्पशन कौन सी मैच कर रही है, हमारा सिस्टम था क्लोज सिस्टम, यूज़ कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस था रिवर्सिबल, यूज़ कर सकते हैं। हमारी गैस थी आइडियल गैस, यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा डी एच विच कैन बी रिटन एज डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके, तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ करा नहीं हमने। ओके, तो डी एच कैन बी रिटन एज डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके थे
कि जो हमारा फर्स्ट लॉ हमने लिखा था थर्मोडायनेमिक्स का फॉर अ क्लोज सिस्टम, जो कि एक प्रोसेस को अंडरगो कर रहा था, तो उसमें हमने देखा था दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ पी डी वी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर हम इसमें पुट करें तो हमें मिलेगा चेंज इन इंथैल्पी, डी यू हमारा होगा माइनस ऑफ पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी के इक्वल। तो ये माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल, तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें टोटल चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ डी पी। ओके, अब बात आती है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये जो चेंज होता है हमारा एंथैल्पी का, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू द हीट ट्रांसफ़र विच हैज़ टेकन प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और डी एच को हम लिख सकते हैं एम सी पी इंटू डी टी के इक्वल। दिस इज़ द इक्वेशन, अगेन आई एम टेलिंग, विच वी कैन यूज़ ओनली फॉर आइडियल गैस, और किसी भी जगह हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये इक्वेशन हम केवल और केवल आइडियल गैस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें मिला एम सी पी डी टी इंटू वी टाइम्स डी पी के इक्वल। इसको हम ले रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 से। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एम सी पी इंटू डी टी, और हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, वो थी एम सी वी इंटू डी टी, डेट कैन बी रिटन एज वी इंटू डी पी एंड डिवाइडेड बाय माइनस पी इंटू डी वी के इक्वल। हमारा एम से एम कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, और ये सी पी बाई सी वी की अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ सी पी बाय सी वी, तो सी पी बाय सी वी जो होता है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स। तो इसको हम क्या कहा करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एडियाबेटिक इंडेक्स। तो गामा हमारा रिप्रेजेंट करता है एडियाबेटिक इंडेक्स को, कभी कभी हम इसको एडियाबेटिक कांस्टेंट भी कहा करते हैं। सो बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। हाँ, सी पी जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और सी वी हमारा रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पर हम सी वी बाई सी वी को लिख सकते हैं गामा, और ये हमारा होगा वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई माइनस पी इंटू डी वी के इक्वल। अब यहाँ पर हमें बस वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए हम आगे किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसको हम यहाँ लेके जा रहे हैं और इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा इंटू में डी वी डिवाइडेड बाय वी, ओके, माइनस हमने यहाँ लिया, और ये हमारा इक्वल होगा डी पी बाय पी के इक्वल। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम वापस राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब जो ये हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा डी पी बाई पी गामा इंटू डी वी बाई वी, और जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक एक एक स्टेप हमने क्लियर करा है और देखा हमने किस तरीके से हम अप्रोच धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को करना है इंटीग्रेट। तो अब हमने करा इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, और यहाँ भी इंटीग्रेशन। हम जानते हैं 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो 1/p का हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा ln p। गामा हमारा अभी हमने देखा है एक कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन से, तो ये आ गया हमारा गामा। 1/v का हमारा इंटीग्रेशन रहेगा ln v। अब हम बात करते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो का जो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, मिलना हमें एक कांस्टेंट टर्म ही चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हमारा 0 के इक्वल होता है। ओके, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नेचुरल लॉगरिथम की टर्म्स में ही लिखें, तो मिलेगा हमें कांस्टेंट ही। पर अगर मैं इसका नेचुरल लॉगरिथम लूँगा तो वो भी मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, गेट ln c, वेयर c इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट टर्म। तो जो c है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो
तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ln p, और ये कुछ लॉज होते हैं हमारे लॉगरिदम के कि गामा ln v है, या a अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि m ln n अगर हमें दे रखा होता है तो जो m होता है वो हमारा पावर में चला जाता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ n की पावर m। तो ऐसे ही जो गामा है वो हमारा इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हमारा क्या मिलेगा हमें, ln v टू दी पावर गामा, एंड इट कैन बी रिटन एज ln c। ओके, और एक और रूल होता है जो कि बेसिकली रूल्स है हमारे लॉगरिदम के, जो कि ln a प्लस ln b की अगर हम बात करें तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ln a इंटू बी के इक्वल। ओके, ये कुछ कॉमन रूल्स है जो कि हम यूज़ करते थे हमारी 11th और 12th की मैथमेटिक्स में, तो उसकी हेल्प से हमने इसको यूज़ किया है। ओके, ln a इंटू बी को हम लिख सकते हैं ln a प्लस ln b के इक्वल, तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा बनेगा ln, और ये ऐड करके, तो ये बेसिकली हमारे मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ln p v टू दी पावर गामा एंड विच विल बी इक्वल टू ln ऑफ c। दोनों साइड मेरा ln ln है, तो ये ln और ये ln मेरा हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा p v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो यही हमारा बेसिकली नीड था कि हमें प्रूव करना था डेट p v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया है। ओके, सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। तो इसी डेरिवेशन की हम बात कर रहे थे कि p v टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, और जो कि हमने देखा है कि हमने किस तरीके से इसको डिराइव किया भी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कुछ टर्म्स देखें, p बेसिकली रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, एंड v जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, गामा जो होता है हमारा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारा एडियाबेटिक इंडेक्स को, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडियाबेटिक कांस्टेंट भी हम इसको कभी कभी कहा करते हैं। ओके, सो गामा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एडियाबेटिक इंडेक्स, और वी कैन ऑल्सो से इट एज समटाइम्स एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑल्सो। ओके, नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम स्टडी करें तो उसका हमें प्रॉपर एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस अजम्पशंस के बिहाफ पर हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन को लिख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें p v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि रिक्वायर्ड है ही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज़ करने के लिए। तो एक बार अगर उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करें, that what are the conditions which are required to write pv to the power gamma equal to constant। ओके, सो सबसे पहली कंडीशन थी हमारी, सिस्टम हमारा होना चाहिए क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन थी हमारी, प्रोसेस हमारा होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसके बाद तीसरी और इम्पॉर्टेंट भी कंडीशन थी, that process has to be a adiabatic process। adiabatic means जो हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए वो हमारा ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि कोई भी हीट सिस्टम से बाहर नहीं जानी चाहिए और कोई भी हीट बाहर से सिस्टम के अंदर हमारी एंटर नहीं करनी चाहिए। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखने के लिए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम केवल और केवल आइडियल गैस के लिए ही लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा सिस्टम कोई दूसरा हुआ, मान लीजिए मेरा सिस्टम हुआ रियल गैस या कोई परफेक्ट गैस या फिर कोई सेमी परफेक्ट गैस या फिर कुछ और, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर ही नहीं पाऊँगा। तो जब भी हम कोई इक्वेशन डिराइव करें, उसको स्टडी करें, तो उसका हमें प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एक किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन से हमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को। आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको फिर भी कुछ
डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।